हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जहांगीर एग्रो साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने बताया था कि तो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आज देखेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको किस तरीके के ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं क्यू को एनालिसिस करने के बाद में, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए यहाँ पे आप उसके कॉन्सेप्ट को आपको देखना है और ज्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तरीके का ट्रेंड रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक धात्विक ऑक्साइड सूत्र MO है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दे रखा है धात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड आपको दे रखा है MO, ठीक है, इसके फास्फेट का सूत्र देखना है। तो मेरे को फास्फेट का पता होना चाहिए कि फास्फेट क्या होता है, PO4 होता है और -3 होता है। ठीक है ना, फास्फेट को अपन क्या लिखते हैं, PO4 -3 लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि मेरे को फास्फेट का तो इसका चार्ज पता है, उसकी वैलेंसी पता है मेरे को कि कितना रहेगा, लेकिन मेरे को इसमें धात्विक ऑक्साइड में नहीं पता। ठीक है, तो मेटल के लिए आपको ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता है कि यहां पे जो भी इसके बॉटम में होता है वो इसके टॉप पे होता है, इसके जो बॉटम में होता है वो इसके टॉप पे होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये तो क्या है, मेटल है, और ऑक्साइड जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा, -2 फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पे -2 है और यहां पे इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मीन कि यहां पे भी इसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि मेटल भी क्या है, +2 है और क्या है, -2 है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करेंगे तभी तो ये क्या फॉर्म हुआ, MO, यानी कि मेटल ऑक्साइड। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है वो किस फॉर्म में रहेगी, M+2 फॉर्म में रहेगी। अपने को अब नया फॉर्मूला बनाना है किसका, फास्फेट। तो फास्फेट के फॉर्मूले में अपन देख सकते हैं कि मेटल तो है अपने पास +2 और फॉस्फेट है वो है बेटा PO4 -3। तो अभी आपको बताया कि क्रिस क्रॉस इसको, जो कैटाइन है वो तो के में और वो के बॉटम में रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार से, ये इसके बॉटम में, ये इसके बॉटम में, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं MPO4 और यहां पे ये 3 और यहां पे ये क्या रह जाएगा 2। तो इस तरीके से अपन फॉस्फेट का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन देख लो आप, M3PO4 2, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि यदि धातु का क्लोराइड MCl2 है तो धातु के फास्फेट का सूत्र होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आपको रिपीट हो जाएगा। तो दे रखा है MCl2, इस MCl2 को अगर अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो अपने को पता है कि Cl पे क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, और ये जो इसके बॉटम है वो इसके टॉप पे होता है, तो ये +2 होगा। तो आपके पास तो धातु में आ गई +2 फॉर्म में। आपको क्या बताना है, फास्फेट फॉर्मूला। तो फास्फेट आपको पता है क्या है, PO4 -3 होता है, और इसमें आपके पास मेटल है वो क्या है, +2 फॉर्म में। तो ये इसके बॉटम में, ये इसके बॉटम में, तो अपन लिख सकते हैं इसको M3PO4 और ऑल ट्वाइस। तो इस तरीके से ये भी अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धातु के फास्फेट का सूत्र दे रखा है और इसके नाइट्रेट का सूत्र बताना है। उसी टाइप का, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब एक बार और अपन रिवाइज करते हैं। अब मेरे को ये, अब यहां पे इनके बॉटम में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब M भी कौन से फॉर्म में रहेगा, +3 फॉर्म में रहेगा, तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है ना, तभी तो ये फॉर्मूला बना। अब अपन को पता चल गया कि ये M जो है वो +3 फॉर्म में है। अब आता है नाइट्रेट। अब आपको पता है कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
NO3 माइनस होता है, और यहां पे अपने पास मेटल क्या है, M+3 है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो क्रिस क्रॉस रूल है वो ये कहता है कि इसका +3 इसके बॉटम में, इसका -1 इसके बॉटम में। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा बेटा M और NO3 का होल थ्राइस, इस तरीके से। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, MnO3 3। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसमें क्रिस क्रॉस रूल आपको ध्यान में रखना है, और इस क्रिस क्रॉस रूल से आप इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन बंधों में कौन सा सबसे अधिक आयनिक है। आपको आयनिक बंध के लिए जैसे इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन PCl, HCl, ClCl और CHCl। तो इस टाइप कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड के लिए आपको जो डेल En है उसमें जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लगभग अपन कह सकते हैं कि 2.1 से अगर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा अंतर, तो अपन कह सकते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको धातु और अधातु के बीच में जब भी बॉन्ड होगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट अगर कह सकते हैं कि एक की En कम है और एक की En ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल En जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं क्या होगा। तो आप इसमें चेक करें पहले कि सबसे पहले तो इसी कॉन्सेप्ट से आप चेक किया करें कि अधातु के बीच में, मेटल और नॉन बीच में जब भी बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस क्लोरीन ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। HCl है, ये भी दोनों क्या है, नॉन मेटल है। ClCl है तो ये भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में हमेशा किस प्रकार का बॉन्डिंग होती है, सेस। अब अपन देखें सीजियम और क्लोरीन, तो सीजियम S ब्लॉक का है, Cl कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का। ये क्या है बेटा, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आप कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो N2 अणु में बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है, अब इसमें ऑप्शन है 2, 4, 6, 10। तो आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसमें। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो आप लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है ना। अब आप इसमें देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 है। और इसमें जो आउटर सेल में वही क्या करते हैं, और जो नहीं कर पाते वो उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं इसमें, एक है लोन पेयर। अब अगर अपन देखें कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन, और इसमें इसकी डॉट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर अपन फॉर्म करें तो इस तरीके से। ठीक है, अब अगर अपन इसमें इस तरीके से अगर अपन देखें कि N2 में कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, क्योंकि आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ऑक्टेट कंप्लीट कर, तो 3 कर लिया इसने, साझा कर लिया, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा यौगिक संयोजक है। तो आपको पता चाहिए कि सह संयोजक के लिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको फाजान्स रूल पता होना चाहिए। फाजान्स रूल क्या कहते हैं कि जिसमें स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन अगर होता है उसमें सह संयोजक गुण सबसे ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन होगा तो ध्रुवणता क्या रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी, और ध्रुवणता जिसमें ज्यादा होगी तो उसमें सह संयोजक लक्षण भी क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। तो आप इसमें चेक करें कि किसमें स्मॉल केटाइन। तो अब अपन बात करें लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। तो आप देख सकते हैं इसमें कि केटाइन तो सब में क्या है बेटा, सेम है। केटाइन क्या है, सब में सेम है लिथियम। अब अपन केटाइन सेम है तो जो सेम है उसको अपन को इग्नोर कर देना है।
अब आपको जो इसमें वेरिएबल है, जो भिन्न भिन्न है, उसमें देखना है कि लार्ज एनाइन किसका है। तो आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे जो लार्ज एनाइन होता है वो कौन सा होता है? तीन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा अपना? लिथियम आयोडाइड। तो जिसमें स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन, उसका सहसंयोजक लक्षण क्या ज्यादा हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हीरे में बंध की प्रकृति होती है, आपको पता है कार्बन से ही बना होता है, कार्बन का अपरूप है और कार्बन का अपरूप है, तो ये आपको पता है कौन सा हो गया? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्म करेगा? सहसंयोजक। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो अष्टक नियम निम्न में से लागू नहीं होता। सिंपल से अष्टक नियम का मतलब कि उस सेंट्रल मेटल के चारों ओर अगर कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट है, तब तो वो अष्टक नियम का पालन करता है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम या ज्यादा है तो अष्टक नियम के क्या हो जाएगा? वो एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो अपन बात करें CO2 की, तो CO2 की अगर अपन बात करें तो CO2 में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कार्बन के पास 4 हैं पहले से, और 4 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर लिया? साझा कर लिया बेटा। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एक प्रकार से। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें अष्टक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें H2O की, तो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये आपको पता है कि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, और 2 लोन पेयर हैं, तो आपको इसमें इस तरीके से ये अष्टक इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। BF3 की अगर अपन बात करें, तो BF3 के अंदर इस तरीके से अगर अपन बात करें कि इसमें 3 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मीन ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा, अष्टक न्यून यौगिक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? BF3। अब इस क्वेश्चन को आपको कुछ स्ट्रक्चर से कैलकुलेट नहीं करना, आपको सीधा डायरेक्ट इसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को देखना है। जैसे अगर अपन बात करें कि बोरोन है, तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, और 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसलिए अपन ने कह दिया कि 8 से कम है, तो ये आपका अष्टक नियम का क्या कर रहा है? पालन नहीं कर रहा। ओके, NH4+ में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता, पता है कि नाइट्रोजन केवल और केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अपन उसकी बात करें कि सहसंयोजकता की बात करें, तो उसमें नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं? 4। तो उसकी सहसंयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रबलतम बंध है। अब प्रबलतम आपको ध्यान में रखना है कि प्रबलतम बंध क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बहुआबंध के। किसके होता है? बहुआबंध। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि S लक्षण, S लक्षण जिसमें ज्यादा होंगे तो उसका बंध भी क्या होगा? प्रबल होगा। तो अपन देख सकते हैं कि बहुआबंध का मतलब होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सबसे ज्यादा जो प्रबलतम बंध होता है वो कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा प्रबलतम बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अष्टक नियम का पालन कौन नहीं करता, तो आप इसमें सीधा डायरेक्ट क्या करें बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को देखने हैं, और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो फास्फोरस है, वो कौन से वर्ग का है बेटा? ये 15 ग्रुप का है। 15 के अंदर अपन बोल सकते हैं कि कौन होते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने? 3। तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें फास्फोरस 15 ग्रुप का है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखे हैं, 5 और 5 बना रखे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगर NaCl, ये तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड है तो इसका मीन अष्टक नियम का पालन कर रहा है ये वैसे भी। और AlCl3, इसमें ये 13 ग्रुप का है, इसमें 3+ है, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 6। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन पालन नहीं करता, पालन कौन नहीं करता, तो अष्टक नियम का पालन कौन नहीं करता, तो आप इसमें अष्टक नियम का ये PCl3 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है,
और ये NaCl की अगर अपन बात करें तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है, और AlCl3 की अगर अपन बात करें तो ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है इसमें, ठीक है। तो इसमें PCl5 की अगर अपन बात करें तो PCl5 जो है वो PCl5, क्योंकि ये AlCl3 है वो द्विलक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? द्विलक, डाइमर बनाता है Al2Cl6 फॉर्म प्रकार से। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो PCl5 है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? अष्टक नियम का क्या है बेटा? अपवाद। अष्टक नियम का क्या है? ये अपवाद है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको केवल इलेक्ट्रॉन देखने, और आपको आयनिक बॉन्ड है या नहीं है उसका भी ध्यान में रखना है, कौन बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है, उसका भी आपको मेंशन रखना है कि हाँ इसमें PCl5 है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अष्टक नियम का पालन नहीं करता ये। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। NH3 और BF3 के मध्य बंद होता है, तो आपको पता है कि ये NH3 है और ये अपना BF3 है। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं इसमें? एक लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर है, और बोरोन के अंदर क्या होते हैं बेटा? खाली ऑर्बिटल है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसको डोनेट कर देता है। और जब भी एक ही एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा केवल और केवल उसमें एन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मीन ये एक तरफ से ही क्या हो रहा है? इसमें साझा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? डेटिव बॉन्ड। और दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजक बंध या डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो अब जो है उसको तो बोलते हैं बेटा दाता, और जो इसमें गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा? ग्राही, ठीक है ना। तो दाता और ग्राही के बीच में जब भी बॉन्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा? उपसंयोजक। तो अपना आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? अब द्विध्रुव आघूर्ण को आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब न्यू की जो वैल्यू है, अगर वो न्यू की वैल्यू किससे कैलकुलेट करते हैं? Q इंटू डी से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसको डिवाई इसका क्या होता है? अपन बात करें कि Q की न्यू की वैल्यू जो है Q इंटू डी से कैलकुलेट करते हैं। न्यू की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो क्या होगा बेटा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। और नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक प्रकार से क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है ना, सदिश राशि होती है। क्या होती है ये? सदिश राशि। परिणाम दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो वेक्टर है, वेक्टर के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर अगर अपन कैलकुलेट करें तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण शून्य किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो ध्यान देना इसमें, जैसे पहला अपना दे रखा है NF3, ठीक है ना। तो मैं NF अगर अपन बात करें NF3, इस NF3 के अंदर नाइट्रोजन का जो संकरण आएगा वो sp3 होगा एक प्रकार से। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कैलकुलेट, ये F, F और F। अब अगर अपन इसमें देखें, इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन होती है और होगी। तो ये एक ऊपर की ओर जा रहा है और 3 ये नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये कंप्लीटली क्या नहीं कर पाता? इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता। तो न्यू नॉट इक्वल क्या है? 0 है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसमें दूसरा है BF3, तो BF3 की अगर अपन बात करें तो BF3 में संकरण कौन सा है बेटा? BF3 का जो संकरण है वो भी sp2 हो जाएगा, और sp2 होगा तो अपन देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है वो BF3 इस ट्राइगोनल क्या होती है? पिरामिडल, इस तरीके से। और बोरॉन में आप देख सकते हो इस तरीके से ये
वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, एक ऊपर की ओर बाकी सब नीचे की ओर। तो अपन देख सकते हैं कि न्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिसमें भी 0 होता है, जिसमें भी 0 रहेगा वही एक प्रकार से क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा इसमें, शून्य। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, BF3। तो जब भी आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप पहले उसमें संकर्ण कैलकुलेट करें, संकर्ण से उसकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से फिर आप उसमें वेक्टर को शो करेंगे, और वेक्टर शो करेंगे आपको उसमें कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब न्यू इक्वल 0 हो जाएगा, तो नॉन पोलर, अदरवाइज वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसमें अपना क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसकी ध्रुवीय समता अधिक है। अब ध्रुवीय समता फॉलोइंग द हायर पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर से किससे कैलकुलेट करते हैं अपन, फाजान्स रूल से। ठीक है ना, जो फाजान्स रूल ये कहता है कि पोलराइजिंग पावर जो स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन जो होता है उसी से कैलकुलेट होती है, और स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइंस में आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि स्मॉल कैटाइन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं K प्लस है, Na प्लस है, Al प्लस 3 है, Mg प्लस 2 है, तो सारे के सारे कैटाइन है। अब सभी कैटाइन में सबसे स्मॉल साइज किसका है, तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज है वही रहेगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Al प्लस 3। तो जिसकी ध्रुवण क्षमता किसकी ज्यादा होगी, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन शो करेगा, वही एक प्रकार से ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। फजान नियम के अनुसार सहसंयोजक बंध बनाने के लिए सही परिस्थितियां ये बताया आपको, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन। तो स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन जो होता है, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, छोटा धनाइन बड़ा रेनाइन, तो वही आपका क्या होता है, ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। और जिसमें जितनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता होगी तो कहने का मीन वो सहसंयोजक गुण ज्यादा रखेगा। तो आपको सहसंयोजक बंध बनाने के लिए सही परिस्थितियां यही है कि स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन को रखना है। फिर आता है निम्न प्रकार के अतिव्यापन द्वारा एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो टाइप की होती है बेटा, एक तो होती है साइड ओवरलैपिंग, एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग यानी कि अक्षीय अतिव्यापन। और इन दोनों से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई कम स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि दुर्बल होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो भी अतिव्यापन होता है तो ये दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एसएस ऑर्बिटल के अक्षीय अतिव्यापन से, पीपी ऑर्बिटल के पार्श्विक अतिव्यापन से, एसपी ऑर्बिटल का अक्षीय अतिव्यापन, पीपी ऑर्बिटल का अक्षीय अतिव्यापन। तो ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड हमेशा किस अतिव्यापन से बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से। ठीक है, और पाई बॉन्ड है वो हमेशा किससे बनता है बेटा, पार्श्व अतिव्यापन से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि ये अक्षीय अतिव्यापन है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि अपने से पाई के लिए पूछा है। ये एक प्रकार से ये भी अक्षीय अतिव्यापन है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी अक्षीय अतिव्यापन है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्श्विक अतिव्यापन। तो पार्श्विक अतिव्यापन में अपना आंसर सेकंड। ठीक है ना, पीपी ऑर्बिटल का पार्श्विक अतिव्यापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो C3H4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। अब C3H4 है तो कार्बन कार्बन कार्बन, H4 है इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इसमें एल्काइन होगा ये CnH2n-2। ठीक है ना, तो CnH2n-2 से आप कैलकुलेट, एल्काइन सीरीज हो गई और एल्काइन सीरीज है तो ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें जैसे ये हाइड्रोजन इस तरीके से आप जो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल 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 इक्वल। ठीक है, अब जो पाई बॉन्ड है वो जैसे इसमें दो पाई बॉन्ड है तो ये दो पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये दो पाई बॉन्ड होंगे। अपने को सिग्मा बंध की संख्या कैलकुलेट करनी है तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी बॉन्डिंग से आपको कोई भी कंपाउंड देगा, उस कंपाउंड में आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट या पाई बॉन्ड पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हेलाइड आयनों के ध्रुवण का क्रम, अभी आपको बताया धनायन की तो ध्रुवण क्षमता होती है ध्रुवण कर, और ये ध्रुवणता इनकी एनायन की होती है। मैंने बताया
ध्रुवणता के लिए स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन। अब लार्ज एनाइन अपने को भी एनाइन दे रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन दे रखे हैं, तो हेलाइड हो गया एक प्रकार से। ठीक है, तो हेलाइड आयनों की ध्रुवणता का आपको जिसमें जितना ज्यादा लार्ज एनाइन होगा, आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको इनमें साइज पूछे तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? आयोडाइड का, तो उसकी ध्रुवणता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो प्रबलतम बंध है। अब याद रखना, इसमें कोई आपको कंपाउंड नहीं दे रखा, आपको उपकोष दे रखे हैं। तो प्रबलतम बंध के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जिसमें दिशात्मक गुण होते हैं, ठीक है ना, दिशात्मक गुण जिसमें जितने ज्यादा होंगे अतिव्यापन उतना ही क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बंध जो है वो प्रबलता क्या हो जाएगी? उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बंध की प्रबलता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कब? जब आप जो उपकोष यूज कर रहे हैं उसमें जितना ज्यादा दिशात्मक गुण होता है। तो दिशात्मक गुण का भी अगर अपन क्रम करें देखें तो S का दिशात्मक गुण कम होता है और P का दिशात्मक गुण क्या होता है? ज्यादा होता है। आकृति क्या होती है बेटा? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार। तो गोलाकार है, इसका मतलब ये दिशात्मक नहीं है, और ये क्या है? डमलाकार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से दिशात्मक हो गया, जैसे PX हो गया, PY है और PZ है। ठीक है, लेकिन X का आकृति क्या है? गोलाकार है, तो उसकी कोई दिशात्मक गुण उसमें नहीं है। तो अपन देख सकते हैं कि दिशात्मक गुण जिसमें ज्यादा होगा, अतिव्यापन ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें SS मतलब ये भी नॉन डायरेक्शनल है, ये भी नॉन डायरेक्शनल है, तो ये तो नहीं हो सकता। S नॉन डायरेक्शनल है और P डायरेक्शनल है। फिर P और P की बात करें तो ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल। तो दिशात्मक गुण किस में ज्यादा हुआ? PP में। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? PP अतिव्यापन। तो डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी है उसको देखना है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में ज्यादा होगी उसका प्रबलतम बंध भी, बंध की जो प्रबलता है वो भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ठीक है, निम्न में से कौन P पाई D पाई बंध रखता है? तो P पाई D पाई बंध रखने का मीन ये है कि आपके जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बीच में अतिव्यापन हो रहा है, उसमें आपको देखना है कि आउटर सेल जो है वो कौन सा है, उसमें कौन सा सबसे कौन सा उपकोष यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि P पाई D पाई जैसे हीरा है तो इसमें तो कार्बन है केवल, और कार्बन में D कक्षक होते ही नहीं, तो अतिव्यापन भी नहीं होगा। ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का अपरूप है, तो इसमें भी नहीं होगा। ट्राइमिथाइल एमीन, तो इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इसमें भी खाली इसमें नहीं है। तो ट्राइसिल एमीन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें ऑप्शन को भी, अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा हो कि जिसका बारे में नहीं पढ़ा है तो बाकी हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसका अणु रेखिक नहीं है? मतलब बाकी का रेखिक है और इनमें से एक ऐसा कंपाउंड है जो रेखिक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे CO2 की बात करें तो इसमें रेखिक के लिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले संकर्ण कैलकुलेट करना है। अब संकर्ण किस प्रकार से कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे CO2 की अगर अपन बात करें तो CO2 में कार्बन में कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी कोष में 4, प्लस इसमें ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इसने 2 बना रखे हैं। तो टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 6 हो गए बेटा, 16। और 16 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप डिवाइड करेंगे किसका बेटा? 8 का, और 8 का डिवाइड करेंगे तो आप इसमें अपने पास कितना आ जाएगा? इसका 2, और 2 का मीन कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2। तो SP, और SP में आकृति किस प्रकार की है बेटा? रेखिक। ठीक है, इस तरीके। BeCl2 की बात करें तो BE में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? की बात करें Cl तो 7 हो गए, 16 वापस। तो इसमें भी प्रकार से क्या आ जाएगा? SP, और SP की आकृति क्या होती है? रेखिक। फिर आता है H2O। H2O की बात करें तो हाइड्रोजन होता है, नंबर है O की अगर अपन हो गए 8। ठीक है, डिवाइड करोगे किसका? का,
तो कितना आया बेटा 4, और 4 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका sp3। और sp3 की आकृति किस प्रकार की होती है, तो चतुष्फल की है। लेकिन आपको पता है इसमें एक लोन पेयर भी, और लोन पेयर होने के कारण इसकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है, कोणीय। तो आप इसको इस तरीके से वी शेप भी लिख सकते हैं। ये इसके क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो आपको आंसर देना है कि रेखिक नहीं है, तो ये रेखिक नहीं है। कौन सा, H2O। C2H2 की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो संकरण किस प्रकार का होगा बेटा, sp। और sp की आकृति लीनियर आकृति होती है, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, H2O। ठीक है। जल के अणु में बंद कोण लगभग होता है, आपको अभी बताया कि H2O में संकरण है वो sp3 होता है। इसकी अगर अपन बात करें बॉन्ड पेयर है तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर की बात करें तो इसमें 2 लोन पेयर हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसकी जो ज्यामिति है वो क्या हो जाती है बेटा, कोणीय हो जाती है। ठीक है ना, वी शेप हो जाती है, बेंट हो जाती है। होनी क्या चाहिए थी, चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी। अब चतुष्फलकीय होती तब इसका बंद कोण है, बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन आपको पता है कि इसमें लोन पेयर के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में जो प्रतिकर्षण है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रतिकर्षण के कारण 109 डिग्री 28 मिनट से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है बेटा आपका 104 डिग्री। ठीक है। अगर ऑप्शन में 104 नहीं हो तो आपको दिया जा सकता है क्या, 105 डिग्री। ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो 104.5 डिग्री भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है। तो जल के अणु में बंद कोण लगभग होता है तो 90, 180, 104, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 104। ठीक है। तो थर्ड आपका सही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा अणु रेखिक है, तो अभी पिछले स्लाइड में अपन ने ये क्वेश्चन किया, रेखिक अणु इसकी आकृति रेखिक होगी। क्यों, क्योंकि इसका संकरण क्या आ रहा है, sp। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, BeCl2। नेक्स्ट अमोनिया की संरचना है। अब अमोनिया की संरचना आपको ध्यान में रखना है कि अमोनिया NH3 है, ये इसका संकरण क्या होता है, sp3। तो इसकी आकृति क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ट्राइगोनल पिरामिडल इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये त्रिकोणीय नहीं होगा, चतुष्फलकीय भी नहीं होगा, पिरामिड भी नहीं होगा, त्रिकोणीय पिरामिड। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड। ठीक है। नेक्स्ट sp2 संयुक्त कक्षक में s अभिलक्षण की प्रतिशतता है। तो ध्यान रखना, जैसे sp है इसकी अगर अपन प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है आपको, तो सबसे पहले देखो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2। किसकी कैलकुलेट करनी है, s की, इनटू क्या हो जाएगी 100। s का मतलब एक ऑर्बिटल है इसमें। ठीक है। तो ये कितना हो गया 50%। नेक्स्ट अगर अपन बात करें sp2 की, तो इसमें ऑर्बिटल टोटल कितने हो गए 3, s में 1 इंटू 100 इक्वल कितने हो गए बेटा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 33.33%। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें sp3, तो आपको पता है इसमें टोटल ऑर्बिटल हो गए 4, 1 इंटू 100 और ये कितना हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं एस लक्षण को। ठीक है। नेक्स्ट, यदि इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े साझेदारी करें, अगर 2 जोड़े साझेदारी कर रहे हैं तो 2 जोड़े का मतलब कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, ठीक है ना। तो एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध यानी कि डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6। एकल बॉन्ड के लिए क्या चाहिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, आप 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एसिटिलीन में 2 कार्बन परमाणुओं का संकरण है। एसिटिलीन का मतलब क्या हुआ बेटा, एसिटिलीन का मतलब हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको पता है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा sp, इसका भी क्या रहेगा sp, और sp रहेगा तो इसका मतलब वो क्या है, रेखीय भी है।
तो आपको किसी भी तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो 2 कार्बन परमाणुओं का संकरण है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? sp संकरण। ठीक है। नेक्स्ट, हीरे में कार्बन परमाणु आपसे कौन से विन्यास से जुड़े होते हैं? तो जो कार्बन है वो इस तरीके से आपको पता है इसमें जुड़े रहते हैं, एक चतुष्फल फॉर्म में रहते हैं, चतुष्फल के रूप में। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो संकरण होता है वो क्या होता है बेटा? हीरे में sp3 होता है, और हीरे का जो संकरण sp3 है तो उसकी आकृति एक प्रकार से क्या रहेगी? चतुष्फल की है। नेक्स्ट, SF4 अणु में सल्फर की संकरित अवस्था है, तो एक बार आप देख लें, तो मैं पूरा आपको अच्छे से बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। संकरण के लिए आपको सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास 8 फिर 18 फिर 56, तो इसको डिवाइड करना है 2 से, इसको 8 से, इसको 18 से। ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये 9 से 56 के बीच में अगर आए या 56 से ज्यादा आए तो आपको डिवाइड करना है। अब अगर इनका आंसर क्या रहे? 2 आ जाए, तब आपका संकरण sp3 के लिए sp2, और 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, इस तरीके से 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए sp3d3, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब SF4 की अगर अपन बात करें तो SF4 में S का कितना होता है? 6, 7 इंटू 4 तो कितना हो गया बेटा? 28 और 6 34। अब 34 पे डिवाइड किसका करोगे? 8 का, तो 8 का डिवाइड करेंगे 4, 2, 2 और 1, तो ये टोटल हो गए 5, और 5 के लिए क्या होता है? sp3d, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट, I3 माइनस में संकरण है, तो अब I3 में आपको देखना है, I3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे 7 इंटू 3 प्लस 1, तो कितने हो गए? 22। अब 22 पे किसका डिवाइड करोगे बेटा? 8 का, तो इसमें 16 और फिर 6 फिर 2 का 3, तो अपन कह सकते हैं टोटल कितने हो गए? 5, और 5 है तो इसका मतलब sp3d। ओके, तो इसका भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? sp3d। तो इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हैं कि संकरण कैलकुलेट करना इजी रहेगा। PCl5 में संकरण अगर कैलकुलेट करना है तो PCl5 में P में 5, 7 इंटू 5 कितने हो गए? 40, और 40 के अंदर आपको डिवाइड करना है किसका? 8 का, और ये 8 का करोगे तो इसमें 5 आ जाएगा, और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d। ओके, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बंद कोण का सही क्रम है, आपको पता है एक दे रखा है आपको H2O, फिर दे रखा है NH3 और फिर दे रखा है CH4। अब आपको पता है इसका संकरण क्या होता है? sp3। इसका भी क्या होता है बेटा? sp3। इसका संकरण भी क्या होता है? sp3। आपको इसमें इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसमें देखना कि इसमें लोन पेयर है वो कितने हैं? 2। इसमें लोन पेयर कितने हैं बेटा? 1। और इसमें लोन पेयर कितने हैं? 0। तो याद रखना जिसमें लोन पेयर है तो उसके संकरण के अकॉर्डिंग इसका एंगल हो जाता है। इसमें 1 है तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा, तो इसमें लगभग रह जाता है 107। और इसमें 2 लोन पेयर है तो अभी बताया कितना होता है? 104। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसका रहेगा? ठीक है, उसके बाद में NH3 का, और सबसे कम किसका रहेगा? H2O का। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, CH4, NH3 और H2O। ठीक है, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रेंड रहा है आपके केमिकल उसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन किस, या तो कोई फॉर्मूला पूछा हुआ है, या ऑक्टेट रूल पूछा हुआ है, या फाजान्स नियम पूछा हुआ है, या फिर आपसे संकरण के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है ना, इसके अलावा
प्रबल है, अतिव्यापन के बारे में पूछा हुआ है। तो जो भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट। थैंक यू।